हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दुर्गेश गुजरे। ये वीडियो मैं आप लोगों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं इसमें आईटी वाले स्टूडेंट जो हैं उनको कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार से आईटी करने के बाद किस प्रकार से आगे उनको जॉब के लिए या फिर अप्रेंटिस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब आपके कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरे बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होगी, कि मैं चैनल पे एकदम से कौन आ गया हूँ या फिर ऐसा कुछ। तो मेरा नाम है दुर्गेश गुजरे। मेरा सिलेक्शन अभी रेलवे में एलपी एंड टेक्नीशियन की जो भी भर्ती आई थी 1/18 में, उसमें टेक्नीशियन की पोस्ट पर अभी फाइनल सिलेक्शन हो गया। अभी ज्वाइनिंग की कोई प्रोसेस नहीं हो पाई है, तो मेरा उसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा नाम तो जानते हैं आप, मेरा नाम है दुर्गेश गुजरे। मैंने आईटीआई 2015 से 17 में फीटर ट्रेड से, जो कि एससीबीटी, मेन चीज़ क्या है एससीबीटी, क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि एससीबीटी का कुछ फ़ायदा नहीं होता, एससीबीटी से आईटी नहीं करना चाहिए वो। तो जब वो ट्रेड है, एससीबीटी भी है, तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा आप अगर कर रहे हो तो। आपने अगर आईटीआई में मेन चीज़, अगर आपने आईटीआई में डेली प्रॉपर क्लासेज लिए या फिर प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल किया, तो आपको बहुत चीज़ों का नॉलेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उसको आपको क्या ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने अगर आईटी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल किया है तो आपसे बहुत कुछ नॉलेज अपने आ जाएगा। और बताऊँगा कि अगर आपने जैसे आईटी कंप्लीट हो गई तो आपके पास अगर टाइम है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको आईटीआई मेरे क्या 75% थे, तो मेरे को गवर्नमेंट आईटीआई मिल गया था फिटर ट्रेड से। तो आप लोग भी अगर हो सके तो सबसे पहले गवर्नमेंट ही कीजिए, गवर्नमेंट आईटीआई से आईटी कीजिए, कोई सी भी ट्रेड हो 2 साल के लिए। और अभी क्या हुआ कि जैसे कि 1/18 की जो भर्ती आई थी एलपी टेक्नीशियन की, उसमें क्या होता है कि फिटर ट्रेड वाले फिटर आईटी वाले जिसने सिर्फ 2 साल से आईटी कंप्लीट, जिनके 2 साल के लिए कोर्स आईटी का किया हुआ है, वो क्या है कि एलपी के लिए भी अवेलेबल थे और टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल थे। तो इसमें क्या होता था कि एलपी टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था, इसमें 3 टीयर में पेपर हुआ था। सीवीटी 1 हुआ था, सीवीटी 2 हुआ था, इसके बाद फिर एलपी के लिए साइक हुआ था। तो आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या हुआ था, सीवीटी 1 में 75 नंबर का जो फर्स्ट सीवीटी 1 हुआ था, इसमें तो सिर्फ आपको मैथ्स, रीजनिंग वगैरह और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर से जो सीवीटी 1 हुआ था। इसके बाद जो सीवीटी 2 हुआ था, इसमें क्या पार्ट 1 और पार्ट 2 में हुआ था। तो उसका पार्ट 1 में तो आपको जो इस पर मेरिट बनेगी वो मैथ्स, रीजनिंग और अपना जो बेसिक साइंस था, कैलकुलेशन, वो चीज़ आई थी, और करंट अफेयर। बाकी जो सीवीटी 2 हुआ था उसी में जो सीवीटी 2 का पार्ट 1 में तो ये आया था, और पार्ट 2 था उसमें अपना टोटल जो टेक्निकल था, जो फिटर ट्रेड से संबंधित जो भी था तो वो पूछा था। तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हिसाब से हुआ था। और इसके बाद फिर अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको फिर एएलपी के लिए वहाँ से साइको टेस्ट देना पड़ता है, और टेक्नीशियन के लिए आपको वहीं से डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। तो मुझे तो फिटर वाले के आईटी जिन्होंने 2 साल के लिए किया है, तो वो तो एलपी के लिए भी रहते हैं और टेक्नीशियन के लिए भी रहते हैं। तो मैंने तो एलपी के साइको भी दिया था, मैं साइको भी क्वालिफाइड हूँ। फिर मेरिट के हिसाब से मुझे टेक्नीशियन की पोस्ट मिली है। और चीज़ मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे आईटी के बाद बहुत लोग बोलते हैं कि एक तो मेन एससीबीटी है, तो एससीबीटी का ही फ़ायदा आपको मिलेगा। आप में अगर कुछ टैलेंट है, अपने आईटी में प्रॉपर में क्लासेस वगैरह लिया, आप में कुछ नॉलेज है, और आपको आईटी के बाद क्या करना चाहिए, जैसे कि अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हो तो आपको, अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज जैसे आईटी के बाद कोई जॉब नहीं है, आईटी करने के बाद आपके पास कुछ क्लासेस नहीं है, कुछ नहीं करना, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको अप्रेंटिसशिप कर लेना चाहिए। रेलवे से अप्रेंटिसशिप करोगे तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जैसे कि रेलवे में जो ग्रुप डी की भर्ती आती है, उसमें क्या है कि आपके लिए जो अप्रेंटिस कर रहे हो रेलवे से, उनके लिए कम 20% सीट अवेलेबल रहती है। लेकिन अभी क्या हुआ कि शायद 30% कर दी गई, कन्फर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर आने वाले समय में इसको 30% कर दिया है। और मेन चीज़ बताऊंगा कि मैं इसके बाद जो है कि और भी जैसे कंपनी, प्राइवेट कंपनियां आती, जो डीआरडी, इसरो हुआ, वेल, जो भी आप टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी, जैसे आप अप्रेंटिसशिप चल रही है तो आपको टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू उसके साथ ही करिए, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ आप अगर जैसे कि पढ़ने के बारे में अगर बताऊँ कि आप किस प्रकार से तैयारी करें, तो जैसे कि अब पढ़ने के लिए क्या होता है कि अब स्टार्टिंग में तो कोई भी बंदा 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता, 12 घंटे, तो आपको धीरे धीरे
पढ़ना चाहिए। जैसे कि अब कभी आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे की प्रैक्टिस रखिए, उसके बाद फिर धीरे सोचिए कि मेरे को अब 2.5 घंटे पढ़ाई करना है। 2.5 घंटे के बाद फिर प्रैक्टिस कीजिए कि अब मुझे 3 घंटे ही पढ़ाई करना है। इस प्रकार से आप डेली करते चलेंगे ना तो आप एक समय आएगा कि आप डेली 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। मैथ्स रीजनिंग का तो ऐसा है कि रीजनिंग तो है कि जो आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपको अदरवाइज सेकंड बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ सेट पेपर लगाया करो। और मैथ्स का ऐसा है कि मैथ्स में आप जो भी चैप्टर उठाते हो तो वो चैप्टर में क्या होता है कि आपने जैसे कि कोई भी चैप्टर उठाई, टाइम एंड वर्क उठा लिया तो एक ही बार में उसको पूरा कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि मात्र 12-15 टाइप तो आते हैं इसमें। तो एक ही बार में पढ़ने बैठो तो उसमें 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे या 4 घंटे लगे। उसको पूरा बेसिक लेवल से उसका समझो, जो आपके कोचिंग के बारे का नोट्स है उसको पहले नोट्स समझो। और कोई सी मैथ्स की बुक उठाओ जो ईजी हो, आपके कम से कम क्वेश्चन में उसमें हर टाइप आ जाना चाहिए, और उससे आप प्रैक्टिस कर लो। मात्र एक चैप्टर को 3 घंटे 4 घंटे लगे, एक ही बार में उससे प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आपको बस सिर्फ सेट लगाने की ज़रूरत है। सेट में जो भी मैथ के क्वेश्चन है, जो डाउट है आपका, वो उसको क्लियर करते चलो, बस ये प्रैक्टिस रखिए। और बाकी जो होते हैं जैसे कि आप जीके वगैरह हुआ या फिर टेक्निकल में जो कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिसको याद करने लायक चीज़ होती है, इनको हमें याद करना पड़ता है मतलब, तो उनके लिए आप क्या करिए कि जैसे आप एक नियम बनाइए। जैसे कि आपको कुछ भी चीज़ पढ़ने के बाद भी थोड़े समय बाद ऐसा क्या होता है कि याद नहीं रहती, तो आप एक नियम बनाइए। जैसे कि मुझे हफ्ते में 5 दिन पढ़ना है और 6वें दिन सिर्फ रिवीजन करना है। और जो है कि हफ्ते भर में 5 दिन पढ़िए, 6वें दिन सिर्फ रिवीजन करना है। और महीने भर में 25 से 26 दिन पढ़िए, बाकी बचे 4-5 दिन रिवीजन करना है। ऐसा आप नियम बनाइए। आप क्या इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि आप देखेंगे कि लेकिन आपको बहुत एक समय बाद देखेंगे कि आपने चीज़ें तो बहुत कम पढ़ी, लेकिन आपको उसका बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रही, उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। किसी दूसरे से आप कंपेरिजन कीजिए, आपको है ना उससे ज़्यादा नॉलेज आपके पास रहेगा। ये चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको। इसके बाद आप अगर प्रूफ की बात करते हो कि मेरा सिलेक्शन हुआ है नहीं, तो आप या तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में सर जो हमारे जो ऑनलाइन ऑफलाइन ज्ञान के डायरेक्टर है सर गौरव सर, वो आपको या तो स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में आपको उसका बता देंगे। और आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चन हो ऐसे तो आप मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कुछ भी जो कुछ रहेगा हो, आपको अगर कुछ चीज़ जानना हो ऐसी। क्योंकि ITI के बाद तो आपको जैसे कि आपको मेन चीज़ यही है कि आपको सिर्फ टेक्निकल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बस। क्योंकि बहुत टेक्निकल जो भी एग्ज़ाम पूछता है उसमें क्या है कि टेक्निकल का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आपको क्या है कि अपनी थ्योरी की बुक्स को बहुत ज़्यादा रीड करना है। मतलब अगर आपने ITI में जो प्रैक्टिकल वगैरह किए हैं, जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिक कुछ मतलब बहुत कुछ चीज़ ऐसी होगी आप ऑटोमेटिक जानने लगोगे, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें आप टेक्निकल पर ज़्यादा फोकस कीजिए, मशीनों के बारे में समझिए क्या होती है, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, या फिर जो भी आपके ट्रेड्स के बाद जो भी टूल्स वगैरह उनके बारे में सब कुछ समझिए। और आप जो भी आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी अपने टारगेट पर बहुत जल्दी अचीव कर सको, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान सिंह के डायरेक्टर जो गौरव सर उनका, जिनके द्वारा मैं आप तक ये वीडियो पहुँचा पा रहा हूँ। ठीक है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऑल द बेस्ट।